तो आज अपना लेसन है सिविलाइजिंग द नेटिव्स, एजुकेटिंग द नेशन। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिशर्स ने किसी भी क्लास को नहीं छोड़ा, मतलब नहीं छेड़ा, नहीं छोड़ा। आप सोच रहे थे किसान भी आ गए, ट्रेबल्स भी आ गए, राजे महाराजा भी आ गए, जमींदार भी आ गए, सारे लोग जो है उससे प्रभावित हो रहे थे पॉलिसियों से ब्रिटिशर्स। हम स्टूडेंट्स जो है वो बचे हुए। हम स्टूडेंट्स, हमें क्या है कि अंग्रेजों ने बख्श रखा है, स्टूडेंट्स को भी नहीं बख्शा। एजुकेशन में भी क्या है कि उन्होंने अपना अ, अपनी पॉलिसी सोचते रहे सोचते रहे कि व्हाट और हाउ, क्या इनको पढ़ाएं स्टूडेंट्स को और कैसे पढ़ाएं। ये डिबेट चलती रही उन्हीं के आपस में ही, इंट्रा डिबेट्स, इंट्रा इंटू ब्रिटिशर्स डिबेट चलती रही। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स भी उनकी पॉलिसी से नहीं बच सके। वो उनका उनका ये मानना था कि ये नेटिव जो है ये अनसिविलाइज्ड हैं, इनको क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए ताकि ये सिविलाइज्ड हो सकें, इनमें वैल्यू आ सके, इनके अंदर क्या है कि एनलाइटेनमेंट आ सके। तो नेटिव्स को वो लोग जो है ओरिएंटालिस्ट कहते थे। नेटिव्स को क्या कहते थे? ओरिएंटालिस्ट। तो जो नेटिव्स की बात करता था उसको ओरिएंटालिस्ट कहा गया। भाई अंग्रेजों में बहस तो डिबेट, ये एजुकेशन वाला जो क्वेश्चन है ये जो है डिबेटेबल तो है ही है, आज भी डिबेटेबल है। कांग्रेस कहती है बीजेपी ये क्यों पढ़ा रही है, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के राज में ये गलत पढ़ा दिया गया। तो ये व्हाट और हाउ वाला जो डिबेट है ये तो अंग्रेजों के समय से ही चला आ रहा है, चला आ रहा है। आप ये कहते हैं दिस हाउ, व्हाट एंड हाउ of the education is still debatable and still not settled। तो अपने को तो क्या है कि ब्रिटिश टाइम के अंदर जो डिबेट्स चली उसके बारे में देखना है, पता है किस प्रकार की डिबेट चली। ओरिएंटालिस्ट, ये इन इन अंग्रेजों का मानना था कि भाई यहाँ का संस्कृत, फारसी यानी पर्शियन, ग्रामर, इनके वेद वेदांग उपनिषद, इनके आयुर्वेद के शास्त्र, इनके जो जो भी ग्रंथ हैं, पुराण है और है, इनमें बहुत ज्यादा ज्ञान भरा हुआ है। इसी के कारण इनका जो एंशियंट है, एंशियंट इंडिया ग्लोरियस रहा है, एंशियंट इंडिया ग्लोरियस रहा है और सारी दुनिया में राज करता था इंडिया। तो वो क्या है कि इंडिया इंडिया के ज्ञान को तरजीह देते थे, मानते थे। ऐसे कौन अंग्रेज थे ओरिएंटालिस्ट? अपने इस डिबेट को एक तरफ अपने ओरिएंटालिस्ट को करते हैं, दूसरी तरफ अपने करेंगे वेस्टर्न लर्निंग्स। ठीक है, एक डिबेट है, जैसे स्कूल में एक डिबेट रखी जाती है ना, कुछ पक्ष में बोलेंगे कुछ विपक्ष में बोलेंगे, तो वैसे क्या है कि एक डिबेट है। ओरिएंटालिस्ट इंडिया के एंशियंट टाइम्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि दैट वाज द गुड, एंड ये जो है व्हाट जो सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस है, वो अब
आगे लाया जाए, वो पढ़ाया जाए। सिलेबस वो एंशिएंट वाला जो नॉलेज है उसको मॉडर्न में पढ़ाया जाए, ओरिएंटलिस्ट का कहना था। इनमें जो जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया इस बात को, फाइलों में जो मेमो चलाए, मिनट्स चलाए, लिख लिख के फाइलों में, इसलिए इसके ऊपर जो इनका जो एंशिएंट नॉलेज है इसके ऊपर पैसा खर्च किया जाए, एजुकेशन में बजट दिया जाए, एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जाए, रिसोर्स बढ़िया बनेंगे, अंग्रेजों के हित के होंगे, इस तरह के वो फाइलों में लिखते रहते थे। और ऊपर जो कंपनी को भेजते रहते थे, गवर्नर जनरल वगैरह को, कि पैसा खर्च करो और ये सिलेबस लागू करो। इसमें एक नंबर पर आता है विलियम जोन्स। आपको पता ही है कि 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया था। जो वारेन हेस्टिंग्स के सुधार पढ़ रहे थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म पढ़ रहे थे, तो एक सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आया था। विलियम जोन्स को जूनियर जज बनाया गया था उस सुप्रीम कोर्ट में। और इसकी क्या खास बात थी कि ये लिंग्विस्ट था। लिंग्विस्ट का मतलब लिंगुअल फ्रैंका भाषा को कहते हैं, मातृभाषा को। जो भाषाएं, कई भाषाएं जानते हैं उसको लिंग्विस्ट कहते हैं। तो फारसी भी जानता था, संस्कृत भी जानता था, ये उर्दू भी जानता था, इंग्लिश तो थी इसके बाप की, फ्रांसीसी, इटालियन, मतलब ऐसी कौन सी भाषा थी जो विलियम जोन्स नहीं जानता था। और इस संस्कृत जानने के कारण ही क्या है कि उसने संस्कृत की ग्रामर पढ़ी, पर्शियन जो मौलवी थे उनसे उसने पर्शियन भी पढ़ी। शर्म नहीं करता था, फटाक से सीख लेता था भाषा को। कौन? विलियम जोन्स। कई विलियम आएंगे, कम से कम 3 विलियम आएंगे। ये जोन्स जो ओरिएंटलिस्ट है, जोन्स। ये फिर ये थॉमस कोलब्रुक भी बड़ा फेवर करता था संस्कृत का, पर्शियन का, ग्रामर का और यहाँ के सिलेबस का। फिर ये एन.बी. हलहेड। ये नाम पहले भी आया होगा, आपने सुना होगा, एन.बी. हलहेड। जब अपने रिफॉर्म्स पढ़ रहे थे, वारेन हेस्टिंग्स के रिफॉर्म पढ़े, उसमें आया था एन.बी. हलहेड ने जो 30 पंडित्स की एक जो कमेटी बनाई, धर्म शास्त्रों का एक कोड बताइए, आप हिंदू कोड लागू करना है, जजों को बताना है, तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था? धर्मशास्त्र का एन.बी. हलहेड ने किया था। ये काम उसको दिया गया क्योंकि ये ओरिएंटलिस्ट था। इन तीनों ने मिलके एक सोसाइटी बनाया, उसको कहा गया एशियाटिक सोसाइटी, क्योंकि एशिया में थे ना ये, एशियाटिक सोसाइटी। तो एशियाटिक सोसाइटी का गठन किसने किया? 3 अंग्रेजों के नाम बताओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया? ए.ओ. ह्यूम, वो भी अंग्रेज था। आगे पढ़ेंगे, अभी तो तीनों को पढ़ लो। और इन्होंने क्या बनाया कि एशियाटिक सोसाइटी बनाया। ये जो एशियाटिक सोसाइटी थी, ये जो संगठन या ये ऑर्गेनाइजेशन था, ये क्या काम करता था? ये एक तो क्या जर्नल निकालता था, पत्रिका निकालता था, जर्नल, जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेस। जो भी नई बातें रिसर्च के अंदर, जो ग्रंथ पढ़ने के बाद में सामने आती, उसको इसमें छाप कर छाया किया जाता। ये इनका कहना था कि एंशिएंट जो इंडिया है, पास्ट का रिनासा करना है, पुनर्जागरण करना है, एंशिएंट पास्ट को वापस पुनर्जीवित करना है, रिजुवेनेट करना है, रिनासा करना है।
और इनका ये कहना था कि इस काम के लिए क्या है कि ब्रिटिशर्स को गार्जियन के रूप में काम करना होगा, मतलब पैसे वैसे देंगे, खोज करवाएंगे, ये कराएंगे, ये काम क्या है ब्रिटिशर्स से एक गार्जियन के रूप में करेंगे, इसका ये था। और इसी क्रम में क्या है कि 1781 में वारेन हेस्टिंग्स को प्रेशर डाल के इन्होंने कैलकाटा में एक मदरसा खुलवाया जिसमें पर्शियन नॉलेज दिया जाता था, मदरसा खुलवाया। 10 साल के बाद में हिंदुओं के लिए क्या है वाराणसी में यानी बनारस में हिंदू कॉलेज खुलवाया। ये काम थे ओरिएंटलिस्ट के, इधर वालों का। अब इनके जो अपोजिट है इनको अपने पढ़ते हैं। ये क्या है कि वेस्टर्न लर्निंग के मास्टर थे, वो अपने आप को क्या मानते थे, सुपीरियर। ये जो इंडिया का जो नॉलेज है ना, जो सिलेबस लागू करना चाहते हो, इसके ऊपर पैसा खर्च करोगे, आप बजट दोगे एजुकेशन के लिए, इस तरह का ज्ञान किस तरह का, खैर इनके पास है क्या, इन नेटिव्स के पास, इंडियंस के पास है क्या। जेम्स मिल्स सबसे पहले इसमें नाम आता है, जेम्स मिल का। इसका नाम पहले भी आ चुका है, याद करो। जेम्स मिल ने, ये फर्स्ट लेसन में था, जेम्स मिल ने ये बताया था ना, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिशर्स, इस प्रकार से पीरियड्स को बांटो, हिस्ट्री को इस प्रकार से पढ़ो पीरियड्स में बारी बारी। तो इस बात को ना किया था ना, बाद में अपने लोगों ने कहा कि नहीं ये तो क्या है, हिंदू जो राजा थे उनके भी तो कई धर्म थे अलग अलग, उनको कैसे डिवाइड करोगे, समस्या तो है ये। हिस्ट्री पीरियड्स के डिवाइडेशन, उसमें नाम आया था इसका, जेम्स मिल का, जो स्कॉटलैंड का एक पॉलिटिकल फिलोसोफर था। जेम्स मिल ने कहा कि भाई एजुकेशन का जो एम है वो खाली मनोरंजन का ही नहीं होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो यूजफुल और प्रैक्टिकल हो, इसके लिए क्या है कि अपने को साइंस पढ़नी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो उसने बोला जेम्स मिल ने कि साइंटिफिक और टेक्निकल जो एडवांसेज है यूरोप के अंदर, जो खोज हुई है, न्यूटन ने खोजा, लेवोजियर ने जैसे फ्रांस में खोजा, जो भी इन्वेंशन, डिस्कवरी जो भी हुए हैं साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी में, वो पढ़ाए जाए, ये है बात। यानी पश्चिम को पढ़ाया जाए इंडिया के अंदर, नेटिव्स को, तो यूजफुल और प्रैक्टिकल रहेगा उनकी लाइफ के अंदर। और जेम्स मिल का गुरु जो था वो तो और ही रेडिकल था, टीबी था वो तो, टीबी, टीबी में काले, टीबी रोग होता है ना, टीबी में काले। उसने कहा कि अरे नॉर्मल रूप में ये नेटिव्स तो अनसिविलाइज्ड है भाई, ये तो अनसिविलाइज्ड है नेटिव्स, तो इनके नॉलेज की बात कर रहे हो आप। वो उसने एक नोटिंग डाली फाइल में और ऊपर बेंटिंग को भेजी उसने, जो गवर्नर जनरल था, उसको फाइल में। इधर इन विलियम जोन्स ने रिपोर्ट डाली और वो फाइल फिर इसके पास आई, तो इसने क्या है कि एक नोटिंग डाली मैकाले ने फाइल के अंदर। उसने कहा अरे क्या बात करते हो, ए सिंगल शेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज इक्वल टू नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरब्स। क्या बात करते हो, वहां की एक अच्छी लाइब्रेरी की एक शेल्फ खोलो, उसमें जो ज्ञान की जो किताबें रखी है और सारे इंडिया और अरब वालों का जो भी अड़ंगा है, वो वेइंग मशीन में रख दो, बराबर है। क्या है कहने का मतलब था, वो कहता था कि वाट अंग्रेजों का होना चाहिए, सिलेबस अंग्रेजों का, वो बातें पढ़ाई जाएगी।
एटीबी मैकाले ने ये नोटिंग डाल दी। नोटिंग जब ये बहस चल रही थी, लास्ट में फिर क्या है कि बेंटिंग ने कहा चलो ठीक है यार, टीबी मैकाले को, क्यों मैकाले ने और भी कुछ नोटिंग्स में बड़ी अजीब अजीब बातें लिखी थी। ये तो एक लाइन है जो हिस्ट्री किताबों में आती है, और भी बड़ी किताबों में याद, बड़ा जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़ा जाता है, और भी था। तो क्या ज्योग्राफी, इनके पास ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जो इनके पुराण के अंदर है, ज्योग्राफी में ये पढ़ा होगा उनको कि यहाँ क्या कि खीर के समुद्र है, क्षीर सागर है। क्षीर सागर किसको कहते हैं? क्षीर सागर, खीर के भरे हुए समुद्र हैं। हिस्ट्री में ये पढ़ा होगा इनको, इसके लिए पैसा खर्च करेंगे, अपने बजट देंगे। यहाँ ये लिखा, इनके 30-30 फुट लंबे राजा होते हैं, 1000-1000 साल जीते हैं, इनके तो ये लिखा हुआ है। फुटाइल, why should you lost the money in this matter? मैकाले ने ये भी फाइलों में लिख दिया। बेंटिंग ने लास्ट में कहा कि ठीक है यार मैकाले, तेरी चलेगी। और फाइनली क्या हुआ, इसने ये फाइनली ये बताया कि मेरा, मैकाले ने कहा कि मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि इनको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी तो ये लोग टेस्ट, वैल्यू और कल्चर में अंग्रेज बन जाएंगे, अपने जैसे बन जाएंगे, और डिमांड खड़ी होगी, सामान की मांग खड़ी होगी, वो जो सामान है वो कंपनी अच्छी प्रकार से बेच सकेगी, डिमांड खड़ी होगी तो पैसा, एक्सप्लॉयटेशन, ये दिख रहा था मुझे। और ये नोटिंग के बाद में क्या है कि बेंटिंग ने वहां भेज दिया पार्लियामेंट में, और वहां पर क्या है कि ये इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ही पास करवा दिया 1835 में। 1835 में कि भाई अब ये बहसबाजी नहीं चलेगी, और इनको इंग्लिश लिटरेचर और यूरोपियन जो साइंस और टेक्नोलॉजी है सिलेबस में, वो वाट रखा जाएगा। ये कर दिया। इसके लिए बजट भी आ गया, पैसा भी आ गया। ये पढ़ाई लिखाई कहीं सेंटर बने, शुरू हुए कॉलेज वगैरह और स्कूल्स शुरू हुए, तो उसमें और सुधार लाने के लिए, वेस्टर्नाइज करने के लिए, इसको एजुकेशन को कॉमर्शियल और इकोनॉमिक बनाने के लिए एक चार्ल्स वुड साहब आ गए। चार्ल्स वुड्स, ये क्या है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है, कंपनी का डायरेक्टर्स का बोर्ड होता है, उसके ऊपर सरकार का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी था। उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सरकार का था, उसके प्रेसिडेंट थे श्रीमान चार्ल्स वुड्स। ये, और इन्होंने 1854 में कुछ सिफारिशें भेजी, अनुशंसा भेजी इन्होंने, उनके बैठे बैठे आई दिमाग में सिफारिशें बना ली, सजेशंस भेजे, उसको कहते हैं चार्ल्स वुड्स सजेशंस। 1854 में बोले ये लागू करो, ये सजेशन तो मैं दे रहा हूँ, ये वहाँ एजुकेशन में लागू करो। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि चार्ल्स वुड्स ने क्या सजेशंस भेजे थे, क्या सजेशंस आप बताइए। ये क्या है कि 6 पार्ट्स में आप इन सजेशंस को 6 पार्ट में ये बांट लेना, 1 2 3 4 5, ये आपका होमवर्क है। ये ग्राफिक बना दिया मैंने। तो जो सबसे पहला था कि एजुकेशन को इकोनॉमी और कॉमर्स बेस बनाया जाए, कि पैसा प्रोडक्शन करे। वो तो जमीन से भी टैक्स रेवेन्यू लेते थे। एजुकेशन जो है ऐसा रिसोर्स, मानव रिसोर्स पैदा करे
जिसमें क्या हो, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की शिक्षा चालू हो, उनको ये सेंस आए वहाँ नेटिव्स को। दूसरे में ये उसने राय भेजी कि जो मेरे जो सजेशंस है वो अगेंस्ट ओरिएंटल नॉलेज के है, मतलब मेरे सजेशंस ओरिएंटलिस्ट के लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है, इनके लिए है, वेस्टर्न लर्निंग्स वालों के लिए। ब्रिटिश बेनिफिट्स के लिए जो है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करो एजुकेशन के द्वारा। ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा है ज्योग्राफी में कि कैसे डेवलप होते हैं, कि हेल्थ, एजुकेशन, रेजिडेंस, मतलब इन्वायरमेंट अच्छा बनाया जाएगा, रिसोर्स भी अच्छे होंगे और वर्क कैपेसिटी बढ़ेगी ना आदमी। तो बेनिफिट के लिए काम में रिसोर्सेज को, इंग्लिश बेनिफिट के लिए काम में लिया जाए, रिसोर्सेज को ऐसा ऐसा डेवलप किया जाए ये। और ये क्या है कि ये जो एजुकेशन जो है ये इस प्रकार से गए कि विल इम्प्रूव मोरल कैरेक्टर्स ऑफ इंडिया और स्किल्स। रिसोर्स तो तभी होंगे ना जो स्किल बढ़ेगी, तो मोरल कैरेक्टर्स, स्किल्स वो इंडियंस की बढ़ाई जाए। ये सारी एजुकेशन की देखभाल के लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो चेक करे, इन्वेस्टमेंट करे, कंट्रोल करे सारे एजुकेशन के मैटर को, एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाए, शिक्षा विभाग बनाया जाए। और लास्ट में जब गदर का समय चल रहा था उसी के बीच में 1857 में ही वुड्स डिस्पेच, वुड्स डिस्पेच कहते हैं, वुड्स के सजेशन, वुड्स डिस्पेच की सिफारिशों से ही प्रेसिडेंसीज हेडक्वार्टर पर कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज खोली गई पहली दफा। तो भारत में सबसे पहले यूनिवर्सिटी, प्राचीन टाइम की तो यूनिवर्सिटी आपने पढ़ ली, नालंदा की थी, तक्षशिला की थी, विक्रमशिला की थी, ये यूनिवर्सिटीज पढ़ी आपने। लेकिन मॉडर्न टाइम के अंदर जो तीन यूनिवर्सिटी थी 1857 में खुली है। तो ये जो वुड्स डिस्पेच में जो राय आई उनको आप अलग अलग कर लेना, इकोनॉमिक, कॉमर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, बेनिफिट्स फॉर इंग्लिश, और ये यूनिवर्सिटी स्किल्स, और ये डेवलप किया जाए एजुकेशन में, और ओरिएंटल्स नहीं वेस्टर्न लर्निंग की जाए 1854 में। तो पूछ सकता है कि चार्ल्स वुड्स के डिस्पेच में क्या सजेशन थे, ये हुआ ना बात। तो इस बहस को आपने पढ़ लिया और अपने इसको मिटा देते, वाद विवाद खत्म हुआ। अब अंग्रेज तो डिबेट करते रहे, लेकिन फिर भी क्या है कि अपने जो स्कूल, जो आश्रम या गुरु प्रथा थी, गुरु चेला वाली प्रथा, वो स्कूलें चलती रही कि भाई अंग्रेज तो चाहते नहीं है कि अपने को एजुकेट करे, अपनी चीज पढ़ाए, ग्लोरियस, जो अपना पास्ट ग्लोरियस है वो पढ़ाए, उन्होंने तो मना कर दिया। तो क्या हुआ कि लोकल स्कूल्स जो थे वो चलते रहे, गुरु चेले वाला, और पेड़ के नीचे अपनी बोरी बिछाई, अपना गन्नी बैग बिछाया, और उसमें अक्षर ज्ञान शुरू हुआ, और जो भी संस्कृत, ग्रामर, जो भी पढ़ाना था गुरुजी को वो पढ़ाते गए। तो देखा, अंग्रेजों ने देखा कि ये फिर एजुकेशन कैसे चला रहे हैं, इनके स्कूल्स कैसे हैं भाई। तो हर बात का वो सर्वे कराते थे, आपको पता ही है, हर बात का सर्वे करवाते थे। तो स्कूलों का भी सर्वे करवाया उन्होंने, इनकी जो लोकल स्कूल्स है उसका उसका सर्वे करो। मैंने कहा था ना विलियम जॉन्स, और भी विलियम आएंगे, तो विलियम
एडम्स, विलियम एडम्स भी था, उसको सर्वे पर लगाया गया कि इनकी जो स्कूलिंग है, लोकल स्कूल्स है, इनका सर्वे करो और फिर तू रिपोर्ट दे मेरे को। गवर्नर जनरल ने कहा तू रिपोर्ट दे कैसे चल रहा है इनका मामला एजुकेशन का, कहीं अपने खिलाफ तो नहीं है, या कहिएगी इनको अपने फेवर में कैसे किया जाए, इनको कंट्रोल में कैसे लाया जाए, क्या है मामला, क्या है, सर्वे करो। तो लोकल स्कूल में जब विलियम एडम्स, ये भी ये स्कॉटलैंड का मिशनरी था, मतलब स्कॉटलैंड का ईसाई था ये। इसने रिपोर्ट लिखी सर्वे के बाद में, सर्वे का कौन सी स्कूलों का कहाँ किया इसने, एडम्स ने, इसने बंगाल और बिहार के जो स्कूल थे ना उनका सर्वे किया, गांव गांव गया, गुरुचेलों में क्या चल रहा है। तो इसने क्या है, अपने जो नेटिव जो देसी स्कूल थे, नेटिव स्कूलों का सर्वे किया बिहार और बंगाल का, और फिर क्या देखा उन स्कूलों में, आगे बढ़ते जाइए, ये पेड़ के नीचे बैठे हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, हर स्कूल का ये सीन है। फिर आगे जाइए, फिर उसने रिपोर्ट में लिखा कि कोहेरेंसी है, इसे कोहेरेंसी रखोगे ना तो आपको लर्निंग हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे जो स्कूल कितने हैं बिहार और बंगाल में, पेड़ों वाले स्कूल कितने हैं, ट्रीज के अंडर जो चल रहे हैं, कि 1 लाख है, 1 लाख पाठशालाएं हैं, और ईच पाठशाला हैज 20 स्टूडेंट्स, एवरेज 20 स्टूडेंट, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, 20 स्टूडेंट्स। इस प्रकार से टोटल जो है बिहार और बंगाल में 20 लाख स्टूडेंट्स हैं जो इनके लोकल स्कूल्स में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, नेटिव पढ़ाई कर रहे हैं, नेटिव वाट सिलेबस देख रहे हैं। अच्छा, सिस्टम स्कूल का बड़ा फ्लेक्सिबल है, कोई हाजिरी नहीं, आपको भी इस प्रकार की स्कूल चाहिए, नो रोल का, नो एग्जामिनेशन, नो टाइम टेबल, और छुट्टियां कब, छुट्टियां कब, वेकेशंस कब, जब फसलें आ जाती थी, फसलें पकाई पर होती थी, उनकी कटाई करनी होती थी। भाई भारत आजाद हुआ उसके बाद तक क्या है कि 20 साल तक, 25 ईयर 30 ईयर्स तक ये चला है सिस्टम एजुकेशन डिपार्टमेंट में। दिवाली के आसपास फसल पकने आ जाती थी कि ये फैमिली को हेल्प करेगा ये बच्चा, स्कूल से छुट्टी करो इसकी, फैमिली को हेल्प करेगा, फसल कटाई करेगा फैमिली के साथ, फैमिली से बॉन्डेज बनेंगे, फैमिली की हेल्प होगी। तो उसमें क्या है कि 25 डेज या 30 डेज की दिवाली के पास जो है, आजादी के बाद तक छुट्टियां होती रही थी, वेकेशंस, बोलते थे दिवाली की छुट्टी है, दिवाली की छुट्टी है, दिवाली की छुट्टी का मतलब कि 1 महीने की छुट्टी। तो उन पाठशालाओं में भी यही होता था, गुरुजी बोलते थे कि जाओ, अब पढ़ाई नहीं होगी 1 महीने, और जाओ, नो बुक्स, नो नोट्स बुक, सिर्फ जबानी, टेबल्स चल रही हैं, 2 बाई 4, 4, 6, 8, इस तरह से जबानी चल रही है, उनके मंत्र जबानी चल रहे हैं, मैथ्स ऐसे 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 हाथों से चल रही है, बस पैरोटिंग रिसाइटिंग, ये साधन था। रिपोर्ट में लिखा है उसने, एडम ने, है ना, समझे, यानी फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल सिस्टम है भाई एजुकेशन का लोकल स्कूल्स में, पाठशालाओं में। तो इनको वहां बैठने के लिए और वहां जमीन वगैरह और कौन देता है पाठशालाओं को,
पानी तो पिएंगे बच्चे, पानी वानी की व्यवस्था है और है, ये कौन कौन करता है? रिपोर्ट में उसने लिखा कि लोकल जो रिच थे, लोकल जो सेठ लोग थे, वो क्या है कि उनको इन ऐसी पाठशालाओं को इकोनॉमिक एड्स देते थे, सहायता देते थे। ये रिपोर्ट उन्हें गवर्नर जनरल को, विलियम एडम्स ने, जो मिशनरी था स्कॉटिश, उसने दे दी। अब इसने देखा कि 20 स्टूडेंट्स इस तरह से पढ़ रहे हैं, इनका ह्यूमन रिसोर्सेज ये तो बहुत बड़ा, तो इसको कंट्रोल कैसे करें? इस सर्वे का जो उद्देश्य था कि इस रिसोर्स को कैसे इंग्लिश प्रॉफिट के लिए लाए। अब श्रीमान जी क्या है कि न्यू रूटीन्स और न्यू रूल्स बना दिए, नई पॉलिसी आ गई था एजुकेशन के लिए। किस प्रकार की आ गई? न्यू रूटीन्स, न्यू रूल्स। वुड्स ने कहा था कि रिसोर्स डेवलप करो, कॉमर्शियल बनाओ, इधर सर्वे करवाया तो कॉमर्शियल करो इसको। कॉमर्शियल के लिए क्या है कि इन्होंने 1854 इन वुड्स के बाद में जो सबसे पहला जो काम किया कि वर्नाकुलर सिस्टम जो है, ओरिएंटलिस्ट को वर्नाकुलर कहते हैं, देसी वर्नाकुलर, अपोजिट टू अपोजिट टू इंग्लिश। देसी जो संस्कृत वगैरह है, जो इनके वर्नाकुलर सिस्टम है, जो टेबल्स को याद करने का, जोड़, सब्ट्रैक्ट है, ऐड है, डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है, ये उंगलियों पर कर लेते हैं फटाफट, दिमाग इनका कंप्यूटर है। तो इस सिस्टम को क्या किया जाए? इंप्रूव करो। पहले इनको थोड़ा लालच दो, इंप्रूव करो, हार्डनेस मत करो, इंप्रूव करो सिस्टम को। अच्छा, दूसरा बात ये करो, इंप्रूव कैसे करें? इंप्रूव कैसे करें? तो 5 पाठशालाओं के ऊपर एक गवर्नमेंट पंडित बैठा दिया गया, उसकी पोस्ट हुई गवर्नमेंट पंडित। और वो 5 पाठशालाओं में वो पंडित जी जाते थे, देखभाल करते थे, इंस्पेक्शन करते थे, बच्चे साफ सुथरे होकर आते हैं कि नहीं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हाजिरी लिस्ट का रोल कॉल पड़ा। जो आजकल की जो बीमारी है ना, वो 5 पंडितों से शुरू हुई। फीस का सिस्टम क्या है, बैठने का थोड़ा सिस्टम सुधारा जाए, सीटिंग्स अरेंजमेंट, और बच्चों का डिसिप्लिन होना चाहिए। 7 बजे आना है और 12 बजे जाना है, नहीं 7 o'clock मॉर्निंग आइए, 12 जो जैसा भी इन्वायरमेंट, जैसा भी मौसम था, उसके हिसाब से टाइम स्कूलों के बांध दिए गए। तो आउटर जो प्रोग्राम थे बैठने बैठने के, जो एड्स थी, पहले तो बिल्कुल ऐड नहीं थी, पंखे के नीचे और हाथों से गिनती शुरू, रेसाइटिंग और पैराटिंग। न टेबल है, न रजिस्टर हाजिरी का, न और है, न एग्जामिनेशन है, कुछ भी नहीं। गुरुजी बोल दे अब तू आगे की क्लास में हो गया, ठीक है, पास हो गया, तेरे को याद है। इस सिस्टम से इसको ऐसे कंट्रोल किया उन्होंने बाहर से। और जो पाठशाला इस सिस्टम को मानती थी, उसको क्या है, गवर्नमेंट ने ऐड देना शुरू कर दिया। ऐसे तो कोई मानेगा नहीं, पैसे मिलेंगे तब मानेंगे ना बात। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स इन स्कूलों को, जो ये गवर्नमेंट पंडित बताते थे कि नहीं सही चल रहा है सिस्टम, उन स्कूलों को गवर्नमेंट ग्रांट देने लगी, पैसे देने लगी, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल शुरू कर लिया इन्होंने। और जो पाठशालाएं इन बातों को नहीं मानती थी, गलत रिपोर्ट पंडित जी भेज देते थे, उसको ग्रांट नहीं दी जाती थी। तो इसमें क्या है कि डिसिप्लिन के चक्कर में छुट्टियां नहीं करते थे वो, जब फसल कटाई होती थी छुट्टियां नहीं करते थे।
तो क्या हुआ कि वो पंगा हो गया। पुअर फैमिली के जो बच्चे थे वो पढ़ाई से वंचित रह गए थे। मतलब अंग्रेज हैं तो कोई ना कोई तो खोटा काम करेंगे, कोई ना कोई नेगेटिव का बात तो निकल के आएगी ना उनकी पॉलिसी से। कल्याणकारी काम तो इनसे होता नहीं। तो खोटा काम ये निकल के आया इनके कंट्रोल से कि वो छुट्टियां वगैरह जो थी टाइम के अनुसार, वातावरण के अनुसार, इकोनॉमी के हिसाब से वो कैंसिल होने लगी डिसिप्लिन के चक्कर में। पुअर फैमिलीज के बच्चे जो है अनपढ़ रह गए, क्योंकि परिवार में अपने वो फील्ड वर्क में जाना होता था। समझ में आया ना ये। अब क्या है कि जब भारत में आजादी का आंदोलन चल रहा था, गांधी जी वगैरह और रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह, अरविंद घोष और ये थे, उन्होंने अलग से अपना विचार रखे, इंडियंस बी एजुकेटेड, तभी आंदोलन जो है सफल होगा आजादी का। और आजादी के बाद भी एजुकेशन की पॉलिसी ये होनी चाहिए, एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, एजेंडा फॉर ए नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन होनी चाहिए इंडिया में। वो नेशनल एजुकेशन क्या थी, इसको भी अपने क्या दो पार्ट में, यहाँ भी डिबेट में याद रह जाएगा। ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिश एजुकेशन थी ना, वैसे यहाँ भी आप डिबेट डिबेट के रूप में, ग्राफिक के रूप में याद कर लो आप इसको। तो एजेंडा अपने जो नेता थे देश के, उन्होंने कहा उसमें एक अरविंदो घोष, ये क्या है कि अरविंद जो था ये आईएएस था, ये आईसीएस था, इंडियन सिविल, मतलब कलेक्टर था ये। लेकिन इसके जच गई दिमाग में, और बंग विभाजन में जो आंदोलन हुआ इसमें हिस्सेदारी ले ली और नौकरी छोड़ दी। और बंग विभाजन में जो आंदोलन हुआ उसमें नौकरी छोड़ के ये आंदोलन में रहा। इसको 2 साल की सजा हुई। 2 साल की सजा के बाद में ये बाहर आया तो लोगों ने नारे लगाए, अरविंद हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लड़ाई करो, हम साथ हैं। इसने कहा मैंने लड़ाई लड़ ली जितनी लड़नी थी, अब मैं तो साधु बनूंगा। ये पांडिचेरी में जाके साधु बन गया अरविंद घोष। लेकिन बॉम्बे में क्या है कि इसने एक स्पीच दिया था 15 जनवरी को, 15 जनवरी 1908 में एक स्पीच दिया था इसने, जब क्रांतिकारी था। तो 1908 में 15 जनवरी को उसने एक स्पीच दिया था। उसमें उसने ये बातें बताई कि भाई अपने को इंडियंस बी कनेक्टेड विद ओन रूट्स, अपनी रूट्स को, पास्ट ग्लोरीज को नहीं छोड़ना नहीं है, उसके तो चिपके ही रहना है विद ओन रूट्स, बट शुड आल्सो बी टेकन फुल एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी ऑफ वेस्टर्न एक्सपीरियंस। मिक्सिंग कर दी इसने, कंबाइंड कर दिया एलिमेंट्स थ्योरी में अरविंद घोष ने। ये पास्ट रूट्स प्लस क्या, पास्ट रूट्स और वेस्टर्न की जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी जो डिस्कवरीज हैं उनका भी फायदा लेना है। इसलिए ये कंबाइंड एलिमेंट्स ये बन गया है। इधर कंबाइंड एलिमेंट्स में एक दूसरे अपने महान हस्ती हुए रविंद्रनाथ टैगोर। मजे की बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है स्कूल में कभी भी टाइम पर, या स्कूल उनको जेल लगती थी, स्कूल में पढ़ाई कर ही नहीं सका रविंद्रनाथ टैगोर, कर ही नहीं सके पढ़ाई। तो अपने दिन याद थे बचपन के कि कितना दुख पाया वो पढ़ाई करने के लिए। तो उसने कहा कि देखिए एजुकेशन जो है एक चार दीवारी के अंदर जो ये
कमरे वगैरह है, इसमें बैठा के एजुकेशन है, ये एजुकेशन नहीं है। नेचर के अंदर होनी चाहिए एजुकेशन, अबोर्ड ऑफ साइलेंस में, शांति में। और उसने जो संस्था खोली वो भी गांव में, कैलकाटा से 100 किलोमीटर दूर एक शांति निकेतन खोल लिया, जिसको अबोर्ड ऑफ साइलेंस कह दीजिए, अबोर्ड ऑफ पीस कह दीजिए। शांति के अंदर पढ़ाई होती है। फ्री और हैप्पी इन्वायरमेंट होना चाहिए शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए। स्कूल क्या है, 4 दीवारी के, ये तो जेल्स हैं। ये तो क्या है कि उसकी जो नेचुरल इच्छा है, डिजायर, नेचुरल डिजायर्स को किल कर देते हैं स्कूल बच्चों की। और सिलेबस क्या पढ़ाया जाना चाहिए, वर्नाकुलर प्लस वेस्टर्न कंबाइंड, रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन एक बहुत बड़े अपने देश के बापू महात्मा गांधी, उन्होंने क्या है कि यूरोपियन से वेस्टर्न एजुकेशन को जितनी गालियां देनी थी, खूब गालियां देते थे वो महात्मा गांधी वेस्टर्न एजुकेशन को, मतलब गाली तक देते थे वो। अरे, मेक्स अस स्लेव, पॉइजन, पाप है, सिन है। ग्रेट सेंस ऑफ इनफीरियरिटी पैदा करता है अपने अंदर। ये अंग्रेज बड़े, अंग्रेजी शिक्षा बड़ी है, अपने तो पिछड़े, दलित है, ऐसा सेंस बन देता है। लॉस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान को पूरी ठेस पहुंचती है इंग्लिश एजुकेशन से। इंडियंस को विकलांग बना देती है, क्रिपल्स द इंडियंस एट इट्स ओन लैंड। भारतीयों को भारत में ही क्या है कि विकलांग बना देती है ये एजुकेशन सिस्टम, जो इंग्लिश वाला जो। कोई कोई एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल नॉलेज इंग्लिश एजुकेशन से होता ही नहीं है। महात्मा गांधी, कहने का मतलब जितनी गालियां, सिन, पॉइजन वगैरह आप जो दे सकते हो, ठोको खूब, ठोको गालियां, उस साइड से जो कोई बोल रहा है नेशनल एजुकेशन में, ओनली वर्नैकुलर, मतलब सिर्फ देसी पढ़ाई होनी चाहिए, उन्होंने ये कहा। और जो ये क्या है कि देसी जो पढ़ाई है, क्राफ्ट एजुकेशन होनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा, बुनियाद। कई स्कूल वालों ने नाम भी रखा है बुनियाद, स्कूल वालों ने बुनियाद स्कूल है। कई स्कूल वाले आजकल छोटे बच्चों की पाठशाला रख रखा है नाम। बुनियाद बाई क्राफ्ट, नॉलेज बाई क्राफ्ट, एक्सपीरियंस बाई क्राफ्ट। तो गांधी जी तो सारे दिन के चरखा काटते थे ना, क्राफ्ट था उनके पास। एंड इट एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। क्राफ्ट से जब आप मान लो, उन्होंने कहा कि कोई बच्चा कपड़ा बुनना सीखेगा तो कैसी डिजाइन बनानी है, किस प्रकार से महीन, मोटा, कैसी टाइप का, किस प्रकार का चरखा उपयुक्त रहे, किस प्रकार की स्पिनिंग उपयुक्त रहेगी, इस प्रकार की स्किल्स डेवलप होंगी अपने आप। लर्निंग बाय क्राफ्ट, वर्नाकुलर, ओनली वर्नाकुलर, वर्नाकुलर एजुकेशन, ये महात्मा गांधी का। तो भाई डिबेट डिबेट जारी है। आप यहां तक तो याद कर लेना, डिबेट में क्या पक्ष और विपक्ष रहा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर।